जी, अस्सलाम वालेकुम। पेंडोरा लीक्स का मामला तो खुल गया, बहुत सारे नाम आपके सामने आ चुके हैं। जो सिविलियन लोगों के नाम हैं, वो तो काफ़ी हद तक लोगों के इल्म में पहले से थे। मोनिस इलाही का नाम आया, फैसल वाडा का नाम आया, अलीम खान का नाम आया, उसके बाद शर्जील इनाम मेमन का नाम आया, पीपल्स पार्टी से इसहाक डार के बेटे का नाम आया। फिर खुसरो बख्तियार के ख़ानदान का नाम उसमें है, शौकत तरीन का नाम है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त इस हुकूमत के, फैसल वाडा का नाम है, फिर वक़ार मसूद कुछ अरसा पहले तक स्पेशल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर के, उनके बेटे के नाम ऑफशोर कंपनी निकली। मीडिया में से शुएब शेख जो हैं बोल टीवी वाले, उनकी निकली। फिर मीर शकील उर रहमान जो हैं जंग ग्रुप वाले, उनकी निकली। अब तो खैर अलीम खान भी एक टीवी चैनल के मालिक हो गए हैं, समर टीवी उन्होंने खरीद लिया है। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ मालूमात आई हैं कि वो सौदा कैसे हुआ और उसमें क्या मामलात हैं जो मख्फी रखे गए, वो मैं एक अलहदा वीडियो में आपसे बात करूंगा। लेकिन असल जो नाम है जो कि मेरा ख्याल है कि हैरान कुन है लोगों के लिए इस लीक में, ये पेंडोरा पेपर्स में, वो उन सबका फौजियों के नाम हैं जो हमें बार-बार ये बताते हैं कि जी देखें, ये सियासतदान जो हैं ये बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, इसलिए हमें जो है स्टेप इन करना पड़ता है, और हम तो जो है बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और हमारे अंदर तो कोई करप्शन नहीं है, और बड़ा एक मैकेनिज़्म है जिसकी बुनियाद पे जो है वो हम अपने लोगों को सज़ा देते हैं। और कोई ऐसी चीज़ करप्शन के नाम पर हमारे अंदर नहीं होने पाती। ये सिर्फ़ सियासतदान हैं जो बहुत गंदे हैं और मुल्क की जो दौलत है वो लूट कर ले गए हैं। अब ये 10-12 जो बड़े-बड़े नाम हैं इस लिस्ट में जो अब तक सामने आए हैं, ज़रा आप सुनते जाइए और डॉट्स को कनेक्ट अगर आप करने की कोशिश करें कि ये किन ओहदों पर रहे और उन ओहदों पर रहने के दौरान या रिटायर होते ही फौरन ये मल्टी मिलियन डॉलर्स की जो ऑफशोर कंपनीज हैं, कभी अपने नाम पे, कभी बेटे के नाम पे, कभी बीवी के नाम पे, कभी किसी खानदान के और फर्द के नाम पे, ये कैसे बन जाती हैं? एक सरकारी मुलाजमत में रहते हुए बज़ाहिर हम्बल बैकग्राउंड से या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले जो ये लड़के होते हैं, फौज की मुलाजमत के दौरान कितनी इनकी सैलरी हो जाती होगी जिसमें से रिटायर होते ही ये मल्टी मिलियन डॉलर के बिजनेस निकल आते हैं, ऑफशोर कंपनीज निकल आती हैं। अब जैसे ये जो है मेजर जनरल नईम नुसरत जो है ये आईएसआई में रहे। बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन हुई थी, उसमें इनका नाम एक मुश्तबा अफराद की फ़हरिस्त में आया, इनसे पूछ-गुछ होती रही। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल शफ़ातुल्लाह शाह हैं, ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं, मोरालिटी पे जो है बड़े लेक्चर देते हैं लोगों को। ये मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, कोर कमांडर लाहौर भी रहे, ये डीएचए के भी चेयरमैन थे। और उस हैसियत में जो है ज़ाहिर है फिर आप समझ सकते हैं कि उन सौदों में क्या कुछ हुआ होगा कि एकदम जो है वो रिटायर होते ही एक 1.2 मिलियन डॉलर का जो है वो अपार्टमेंट खरीद लिया गया लंदन में ऑफशोर कंपनी के ज़रिए। जवाज़ उन्होंने ये पेश किया है कि जी मैं तो एक मैंने प्लॉट बेचा था लाहौर का और उससे इतने पैसे मिले। सो मैं जानना चाहता हूँ कि लाहौर में कौन-सा प्लॉट इतनी मालियत का था कि वो उससे लंदन में अपार्टमेंट आ जाता है, और वो प्लॉट अगर था तो वो प्लॉट इनको कहाँ से मिला था और कितनी मालियत का था जो जिसके जिसको बेच के इन्होंने ये लंदन का अपार्टमेंट खरीद लिया। और ये तो एक प्लॉट था और एक फ्लैट की बात हो रही है। इसके अलावा कितने इनके असासे होंगे जिनकी छानबीन जो है वो की जानी चाहिए। फिर लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर तनवीर की बेगम के नाम ऑफशोर कंपनी निकली है। ये जो है ये आईजी कम्युनिकेशन एंड आईटी रहे हैं, जीएचक्यू में कोर कमांडर भी रहे हैं मुल्तान के। उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन हैं जो इस वक्त चेयरमैन वापडा हैं, दूसरी टर्म एंजॉय कर रहे हैं। ये भी आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन रहे हैं जीएचक्यू में, कोर कमांडर गुजरावाला भी रहे हैं ये। फिर लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर हैं जो कोर कमांडर मुल्तान रहे हैं, और इन पर एक जो तकरीबन 4.3 अरब डॉलर जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इल्ज़ाम था। और उसकी कहा गया कि इन्होंने
तकरीबन 1.8 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है, और आईएसपीआर ने खुद ये तस्लीम किया कि इन्हें और उस केस में इनके एक और साथी मेजर जनरल खालिद जहीर अख्तर को जो है नौकरी से डिसमिस किया गया था। इनके रैंक जो थे वो वापस लिए गए थे, और एक्सट्रीम डिस्प्लेजर शो किया गया था आर्मी चीफ की तरफ से। यानी यह बड़ी सजा है इतने पैसों का नुकसान पहुंचाने के लिए। सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को आप हर चौथे दिन जो है वो देखते हैं कि किस तरह अदालतों में और नैब में घसीटा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेयर शो करके रिटायर कर दिया गया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खटक हैं, जो आईजीएफसी बलूचिस्तान रहे हैं, और बलूचिस्तान में जिन लोगों की तैनातियां होती हैं, इनके साथ साथ उसमें आप लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का नाम भी शामिल कर लीजिए, जो कोर कमांडर कोयटा रहे, फिर कोर कमांडर लाहौर रहे, और कोयटा में जो स्मगलिंग होती है चमन बॉर्डर से, उसमें एफसी का जो है वो बड़ी उंगलियां उठती हैं उस पर, और जो माल बनाया जाता है, आप ये समझ सकते हैं कि वो इल्ज़ामात अगर इतने बेबुनियाद होते, तो फिर वहाँ की तैनाती के बाद इतनी ज़्यादा जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं, वो कहाँ से आती? फिर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल हैं, उनके वो कोर कमांडर लाहौर रहे, गवर्नर पंजाब रहे, मुशर्रफ के बड़े करीब थे, चेयरमैन नैब रहे। इससे पहले ब्रॉडशीट स्कैंडल में भी उनका नाम आया था। उसके बाद जो हमारे एयर चीफ हैं, उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रहे। एयर मार्शल रिटायर्ड अब्बास खटक, उनके दो बेटों के नाम ऑफशोर कंपनी निकली है। लेफ्टिनेंट जनरल अली गुल की बहन के नाम ऑफशोर कंपनी निकली है। राजा नादिर परवेज पहले काफी अरसा मुस्लिम लीग नून में होते थे, अब वो इसमें पीटीआई में शामिल हो गए हैं। उनके नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली, अगरचे उनका रैंक उस वक्त कम था, वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे या मेजर जनरल नहीं थे, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। लेकिन वो अपने आप को 71 की वॉर का वेटरन बताते हैं और बड़े किस्से सुनाते हैं, लेकिन उनके नाम भी ये ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। सो सवाल ये है कि ये जो सारी लिस्ट है, इसका एहतसाब कौन करेगा? आपने टीवी पर जो अभी तक कवरेज देखी है, उसमें भी सियासतदानों के नाम तो बहुत उछाले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ दबे दबे अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि जी कुछ जो है फौजी अफसरान भी इसमें शामिल हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ फौज में रह के पैसे बनाने का। ये सिलसिला अयूब खान से शुरू हुआ था। अयूब खान ने फौज में रहते हुए जो है अपने बेटों को फायदा दिया। उनके बेटे ने फौज से रिटायरमेंट लेके ये गंधारा इंडस्ट्रीज टेक ओवर की, और उसके बाद जो है अब वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है पाकिस्तान का। फिर दूसरा मार्शल लॉ जो लगा था पाकिस्तान में जनरल याहिया खान का, शायद वो वाहिद जर्नैल हैं जिनकी औलाद ने उस वक्त उन्होंने खो दिया, उनकी औलाद ने पैसा नहीं बनाया, वो अय्याशी में और दूसरी चीज़ों में पड़े रहे, जिसके बड़े रंगीन और संगीन किस्से हैं उनके दौर के, लेकिन पैसे की तरफ से शायद उन्होंने इतनी तवज्जो उस पे नहीं दी, और वो इवेंचुअली जो है काफ़ी तंगदस्ती में उनका इंतकाल हुआ बनिस्बत उनके दौर के दूसरे जर्नैलों के या उनके बाद आने वाले दूसरे जर्नैलों के। सो शायद उन्हीं का जो हशर है वो देख के बाकियों ने सोचा कि नहीं, जो है अपने ओहदे को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब उनके बाद जनरल ज़ियाउल हक आए। जनरल ज़ियाउल हक जो हैं जब वो गए तो उस वक़्त के बाद अब 88 में उनका जहाज़ क्रैश हुआ था, और हमें ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि एजाज़ुल हक जो हैं वो उस वक़्त बैंकर थे गल्फ़ में कहीं। अब तकरीबन 33 साल हो गए हैं जहाज़ को क्रैश हुए। बज़ाहिर एजाज़ुल हक का कोई बिज़नेस नहीं है, बज़ाहिर उनका कोई ज़रिया आमदन नहीं है, लेकिन तब से अब तक जो है वो सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। उनका रहन-सहन भी बड़ा पुरतायुश है। फिर उस वक़्त जो थे जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, उनकी औलादें भी फ़ौरन उनके क्रैश के बाद वापस आ गईं। अब क्या पेप्सी और क्या शुगर मिलें और क्या टेक्सटाइल मिलें, कौन-कौन से ऐसे कारोबार हैं जो उनके ख़ानदान के एकदम पैदा नहीं हो गए, और वो भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में।
پھر اس دور کے زاہد علی اکبر یا دوسرے جو کور کمانڈر تھے، آپ ان کی لسٹیں نکالتے جائیں اور آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ کون سے ایسے نام ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا کھیل دکھائے، اور ایک دم ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے لگا کہ ان پر چھپر پھٹ گیا اور خون برسنے لگا آسمان سے۔ پھر جنرل مشرف آئے۔ جنرل مشرف نے خود بہت پیسہ بنایا، ان کے کئی اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں جن میں ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے تفصیلات آتی رہی ہیں کہ وہ ملک کے اندر اور باہر ہیں، کئی پراپرٹیز ہیں، لندن میں اپارٹمنٹس ہیں۔ اپنے منہ سے وہ مانتے ہیں کہ مجھے 1 ارب روپیہ جو ہے وہ سعودی عرب کے حکمران نے دیا تھا اور تحفتاً دے دیا تھا، بس ایسے ہی ان کے دل میں آیا کہ جنرل مشرف کو جو ہے وہ کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ اور یہ سارے نام جو میں نے آپ کو ابھی گنوائے ہیں، یہ مشرف کے دور کے آس پاس جو ہیں وہ رہے ہیں سروس میں۔ سوال جو میں نے پہلے اٹھایا کہ کیا ان کا احتساب ہوگا، تھیوریٹیکلی یہ سوال اٹھانا ضروری ہے، لیکن پریکٹیکلی میں جانتا ہوں اور شاید آپ جو ہے مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ نہ یہ میڈیا میں اتنا شور مچے گا جتنا سیاستدانوں کے نام پہ مچتا ہے، نہ فوج اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی قدم لے گی۔ اور جیسے جنرل شفاعت اللہ نے آج ایک ٹویٹ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور فوراً انہوں نے جو ایک ہمارے یہاں ایک ریڈی میڈ ڈیفنس ہوتا ہے کہ جی یہ تو بھارتی سازش ہے اور ہماری فوج کو بدنام کرنے کا جو ہے یہ قصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سیاست دانوں کے متعلق اس طرح کی انٹرنیشنل لیکس اور رپورٹس جو ہیں وہ مستند سمجھی جاتی ہیں، تو فوج کے متعلق کیوں نہیں یہ مستند سمجھی جاتی، اور اس پر اس طرح سے کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا جو ہے وہی پیٹرن دہرایا جائے گا جو جنرل عاصم باجوہ کے معاملے میں دہرایا گیا تھا کہ اتنی زبردست الزامات ان پہ لگنے کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور وربلی جو انہوں نے مجھے بتایا ہے میں اس سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ سو کیا اس وقت تو یہ سارے ریٹائرڈ ہیں اور گورنمنٹ میں کوئی عہدہ اس طرح سے نہیں ہے، تو کیا یہاں بھی وہی پیٹرن برقرار رہے گا؟ مجھے یہ تو یہی لگتا ہے کہ کسی تحقیقات کی نوبت نہیں آئے گی، چند دن کے بعد یہ معاملہ دب جائے گا یا دبا دیا جائے گا۔ لیکن یہ بہرحال ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے اس قوم کے لیے بھی اور ہماری فوج کے لیے بھی، جو بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نظریہ پاکستان کے بھی محافظ ہیں اور ہم جو ہے بے لوث خدمت کر رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں اس ملک کی، اور جو ہے ہماری قربانیوں کا جو ہے ہمیں صحیح صلہ نہیں ملتا، اور یہ کہ چند جرنیل جو ہیں وہ پوری فوج کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چند جرنیل جو ٹاپ آف دا پائل بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پیرامڈ کے اوپر پہنچ کے اگر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور مال بنا رہے ہیں، تو کیا وہ ان شہیدوں اور ان سپاہیوں کے خون سے اور قربانیوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں جو بارڈر پر لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، یا وہ ان کے خون کو بیچ رہے ہیں ذاتی فائدے کے لیے؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ سوال پوچھا جانا چاہیے اور بار بار پوچھا جانا چاہیے، بھلے اس سے کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو۔ اب تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی خبریں اور گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔